एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे, शानदार होगे और जबरदस्त होगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं 2022 के पीवाईक्यू। आपको जैसा कि पता है कि हम काफी दिन से पीवाईक्यू को कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने एवरी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिए हैं, उनका एनालिसिस कर लिया है कि उनसे कितने परसेंट क्वेश्चंस हमें एवरी ईयर देखने को मिलते हैं। तो बेटा 20 से 20 से 30% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। तो इसी के साथ हम पीवाईक्यू कर रहे थे, जैसा कि 24 का 23 का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम 2022 का पीवाईक्यू करेंगे, है ना। और आज की क्लास में ये बात बहुत खास है कि हम जो पीवाईक्यू करेंगे तो उनके हम 40 क्वेश्चन यानी कि जो 40 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये रहा अपने सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये हमारा बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाचन की प्रक्रिया में आमाशयी जूस का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, या फिर 7 के बराबर, या फिर 0 है। सो हमने जैसा कि बताया हुआ है कि हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, कुछ थ्योरी भी हमारी इसके थ्रू कंप्लीट हो जाए, इससे हमारी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। भाई देख लीजिए, पाचन की प्रक्रिया में, है ना, पाचन की प्रक्रिया में आमाशयी जूस यानी कि गैस्ट्रिक जूस एक अम्लीय तरल होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। इस कारण इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो स्पष्ट रूप से 7 से कम है। बेटा कितना होता है? 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, इसके अंदर में होगा। किसके? 1.5 से 3.5 के। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया गया था? फर्स्ट में दिया गया 7 से कम, 7 से अधिक। अधिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 3.5 से अधिक नहीं होता है, 7 के बराबर भी नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 1.5 से कम नहीं होता है। तो इसके इस तरीके से जो 7 से कम है, यानी कि 3.5 और 1.5 दोनों ही 7 से अपने कम है बेटा, है ना। कैसे बेटा कम है? तो इस तरीके से अपना ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हम कर सकते हैं, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि 7 से कम। सो इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम ना इनको फास्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में भी करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। वातावरणीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये क्या होता है इनके इनमें, ध्यान से देखना। सो अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में वृद्धि करते हैं, प्रदूषित वातावरण में आसानी से गुणन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, या फिर वातावरण को शुद्धि करते हैं। हाँ, इसका मेनली वर्क रहता है, क्या प्रोसेस रहती है जो कि लाइकेन एम्पायर करता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इसमें बताना है, क्या करना है बेटा, हमें इसमें पूछा गया है। लाइकेन दो जीवों और शैवाल यानी कि फंगस और एल्गा की सहजीवी संरचना होती है। वातावरणीय प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? SO2 को मैं डिफाइन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो SO2 के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए लाइकेन की अनुपस्थिति या दुर्बलता प्रदूषण का संकेत देती है, ठीक है। क्या करती बेटा? अनुपस्थिति उसकी, किसकी? लाइकेन की दुर्बलता या प्रदूषण का संकेत देती है। लाइकेन में क्या होते हैं? दो जीव जो कवक और शैवाल होते हैं, उनकी सहजीवी संरचना होती है ना, उनकी क्या होती है? सहजीवी संरचना। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं लाइकेन? सो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सी ऑप्शन ही अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ,
तो ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के उपरांत मीठा प्रतीत होता है क्योंकि बेटा आप ना एक ट्राई कर लेना, जस्ट छोटा सा बताऊंगी। आप ना कोई रोटी का टुकड़ा खा लेना विदाउट सब्जी के, ठीक है। तो सब्जी नहीं खाना, सिर्फ रोटी का टुकड़ा खाना, और आप जैसे उसको काफी देर तक चबाते रहोगे तो ना उसमें मिठास आ जाएगी, मतलब मीठा सा लगने लगेगा। सुबह ही हमें पूछा गया कि वो मीठा क्यों लगता है। तो मोल्टेज के द्वारा मोल्टेज का निर्माण होता है, या फिर लाइपेज के द्वारा बसे अम्ल का निर्माण होता है। फिर सी ऑप्शन में है कि एमाइलेज द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया जाता है या डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। स्टार्च क्या होता है बेटा, अपना मांड होता है, जो कि आपने चावल में भी देखा होगा। चावल में से भी क्या निकलता है, मांड निकलता है। उसी तरीके से आलू से भी मांड निकलता है। तो उसी को हम बायोलॉजी में, यानी कि साइंस में, बायोलॉजी में हम उसको स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। लेकिन उसका वो कहलाता है क्या बेटा, मांड कहलाता है ना, मांड कहलाता है। सो डाइसैकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमें इसमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, बट पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या दिया गया है। सो भाई देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जब हम लंबे समय तक रोटी जो स्टार्च से भरपूर होती है, यानी किससे बेटा, मांड से, को चबाते हैं तो लार यानी कि साल्वा में उपस्थित एंजाइम टॉयलिन या सैलिवरी एमाइलेज, है ना, स्टार्च को मोल्टेज जैसे डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। मोल्टेज मीठा होता है, इसलिए रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है। मेनली रीजन क्या है उसका, कि जो डाइसैकेराइड है, मोल्टेज है, वो डाइसैकेराइड में तोड़ देता है स्टार्च को। मोल्टेज बेटा कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए बेटा जो रोटी का स्वाद हमें काफी देर तक चबाने के बाद मीठा लगता है, तो उसका मेनली कारण यही माना जाता है। इस तरीके से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एमाइलेज द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया जाता है और डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है ना। किसमें बदल दिया जाता है, डाइसैकेराइड में। सो सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भाई, अब है अपने सामने फोर क्वेश्चन विद्युत आवेश। बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ये आपने फिजिक्स का क्वेश्चन कहाँ पे ला दिया है, वो भी बायो के पेपर में, 2022 के पेपर में। सो बेटा ये है तो अपना बायो का पेपर ही, बट शब्द लिखा हुआ है विद्युत आवेश, है ना। अभी हमारे बच्चों के स्टार्टिंग ही है फिजिक्स वगैरह पढ़ने की। तो विद्युत आवेश की तंत्रिका में गति की दिशा है डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन का अंत, या फिर कोशिका पिंड। फिर बी ऑप्शन में है कि कोशिका पिंड, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन का अंत। फिर है अपना डेंड्राइट, कोशिका पिंड, एक्सॉन और एक्सॉन का अंत। फिर है अपना डी ऑप्शन में एक्सॉन का अंत, एक्सॉन, कोशिका पिंड और डेंड्राइट। क्या इसका विद्युत आवेश की तंत्रिका में उसका गति की दिशा बतानी है हमें ना। उसकी गति की दिशा क्या होगी, कि क्या चीज फर्स्ट पे आएगी, फिर सेकंड, थर्ड और इसी तरीके से लास्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्रम बताना है उसका। सो चलिए हम एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में सिग्नल विद्युत आवेश हमेशा एक ही दिशा में, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि एक रास्ता है ना, ये रास्ता मान लीजिए, वे, है ना, रास्ता सबको पता है। तो बेटा ना वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलता है। एक क्या दिशा हो गई, डेंड्राइट, यानी कि एक्सॉन, एक्सॉन का अंतिम सिरा। डेंड्राइट सिग्नल को क्या करता है, करता है, क्या करता है, सिग्नल को पकड़ता है। फिर कोशिका पिंड यानी कि सिग्नल को समझती है, जो कोशिका होती है क्या कहती है, वो पकड़ेगा, फिर वो समझेगी, है ना। एक्सॉन सिग्नल को आगे बढ़ाता है, जो एक्सॉन होता है वो उस मैसेज को, सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। वो एक्सॉन का अंत यानी कि सिग्नल को अगले न्यूरॉन या अंग तक भेजना, है ना, अगले न्यूरॉन या फिर किसी अगले अंग तक भेजना। तो इस तरीके से जो इसका सही क्रम होगा वो होगा डेंड्राइट, कोशिका पिंड, एक्सॉन और एक्सॉन का अंत। वो हमें कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है हमें सी ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट पे में डेंड्राइट है, सेकंड पे कोशिका पिंड, थर्ड पे एक्सॉन और फिर है अपना एक्सॉन का अंत। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इसका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। और जो मैं यहाँ पे पीवाईक्यू कराती हूँ उसका अगर पीपीटी आपको चाहिए है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रीन पे करा रही हूँ, तो उसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, ओन स्टडी ऐप में।
उसमें एक फोल्डर बना हुआ है पीवाईक्यू का, तो उसमें जितने भी सारे टीचर्स हमारे जो टीचर्स हैं वो जितने भी पीवाईक्यू कराते हैं, जो जितने भी पेपर कराते हैं, उनका सभी का पीपीटी आपको हमारे ओन स्टडी ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, तो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जैविक आवर्धन संबंधित है, जैविक आवर्धन का किससे रिलेशन है, वो किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, जीवों में कीटनाशकों की सांद्रता से, प्रयोगशाला में फोटोग्राफी से, या फिर पारिस्थितिक तंत्र में जंतु तथा पौधों की संख्या में बढ़ाव से, या फिर उपरोक्त सभी। भाई किससे संबंधित है अपना जैव आवर्धन, वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। सो देख लीजिए, जब कीटनाशक जैसे हानिकारक रसायन, जब कीटनाशक जैसे हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाते हैं, तो इनकी मात्रा या सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऊंचे ट्रैफिक लेवल जैसे शेर, मनुष्य आदि पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यह केवल जीवों में कीटनाशकों की सांद्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? जीवों में कीटनाशकों की सांद्रता से। तो भाई हमें तो पता चल गया है कि इसको जो अपना जैव आवर्धन है वो किससे संबंधित है, बट हमने यहाँ पे टिक उसको नहीं किया है। सो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि जीवों में कीटनाशकों की सांद्रता से। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे बोलेंगे मैम एक्सप्लेनेशन समझा देती हो आप, तो हमें खुद पता चल जाता है, आप मत क्या करो, बट यहाँ पे इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप अगर इसके कोई रिकॉर्डेड देख रहा है और कहीं पे डाउट है तो वहां पे आंसर मेनली लिखा हुआ है, तो ज्यादा आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए, है ना, क्या दिया गया बेटा? नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों क्रमशः ए बी एंड सी में चुनिए, है ना। क्या चुनना है? बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। तो भाई हमें ये चुनना है, यानी कि जो ए बी सी है इनमें हमें चुनना है, ठीक है। सो क्या क्रम पहले आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। ए ऑप्शन में बीज पत्र पहले है, प्रांकुर है, फिर मूलांकुर है, और यहाँ पे प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र है, फिर है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, फिर है मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इनका हमें क्रम बताना है, कौन सा क्रम यहाँ पे सही होगा। सो भाई फर्स्ट पे आ जाएगा अपना क्या? प्रांकुर यानी कि सूट पार्ट, फिर है बीज पत्र यानी कि कोटिलेडन, फिर है अपना मूलांकुर यानी कि पहले आएगा प्रांकुर, फिर आएगा बीज पत्र, फिर आएगा मूलांकुर, ठीक है। क्या आएगा पहले? प्रांकुर, फिर मूलांकुर, नहीं प्रांकुर, फिर बीज पत्र, फिर मूलांकुर। ये रहा अपना, देखो यहाँ पे ए दिया गया है हमें सी ऑप्शन में, ठीक है। सी ऑप्शन में हमें दिया गया है, सो इस तरीके से हम अपना सी ऑप्शन इसको करेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे अकॉर्डिंग और हमारी गाइडेंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इससे आपको हेल्प हो जाएगी और आप सिलेक्शन लेने में भी आसानी होगी, तो अभी जाके हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। वो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिन बच्चों ने लक्ष्य बैच किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाया था, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो हमने इसी का सॉल्यूशन कराया है, उसमें कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो आप लोगों के लिए वो क्रैश कोर्स है, तो अभी जाके उसको ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए हमारे साथ। सो अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखिए, अब पता चला ना पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो ये ना बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, रिपीटेड है भाई, ये तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है। बेटा रक्तदाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है अपना ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर को ही रक्तदाब कहा जाता है, और इसका एक नाम और है हिंदी में, रक्तचाप, ठीक है। तो इसको ही रक्तचाप कहा जाता है, रक्तदाब कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर भी इसी को कहा जाता है। सो
इसका ए होगा या ये होगा, ए होगा या फिर ए होगा। बट हमें ए नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो पता है कि हमें पहले एक्सप्लेनेशन समझना है। सो हमें ऑलरेडी आ जाएगा आंसर कि क्या हम इसको करेक्ट कर सकते, क्या इन चारों में से हम इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, वो हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। सो हमें इजी भी हो जाता है चीजें, है ना, चीजें समझना और उनके साथ रिलेट करना। हाँ, तो एक वयस्क व्यक्ति, भाई वयस्क क्या कहलाता है, भाई जो वयस्क है ना वो 80+ जो एडल्ट्स होते हैं ना, 80+ जो है वो वयस्क है, यानी कि वो एडल्ट्स हैं, है ना। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का यानी कि जो हेल्दी है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन, तो व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 mm हाई जी, 120 mm हाई जी यानी कि सिस्टोलिटिक दबाव जब हृदय बेटा सिकुड़ता है ना, जब सिकुड़ता है तो वो है अपना सिस्टोलिटिक दबाव। और जब 80 mm हाई यानी कि डायस्टोलिक दबाव जब हृदय विश्राम करता है, जब हृदय रेस्ट करता है, तो इस तरीके से 180/120/80 mm हाई जी। हाँ भाई, यहाँ पे हमें दिया गया है 120/80 mm हाई जी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन में। हाँ, तो देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा, ध्यान से देखना भाई, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया, मेंडल के, लेमार्क के, डार्विन के या फिर अगस्त बीजमैन के, है ना, किसके द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। तो भाई देख लो, जो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास यानी कि एवोल्यूशन का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो जीव वातावरण के अनुसार अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, यानी कि जैसा वातावरण होगा और जैसे ही समय में परिवर्तन होगा, समय चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, तो जो जीव अपने आप को उसी परिवर्तन में, उसी समय में ढालने में सक्षम होता है, यानी वो ढाल सकता है, समय के हिसाब से वो बदलता रहता है, अपनी चीजों को बदलता रहता है, वही बेटा ज्यादा देर तक टिकता है, वही जीवन यापन कर पाता है, वही ज्यादा दिन तक जीता है ना। तो ये बताया था अपने किन ने, चार्ल्स डार्विन जी ने। लक्षणों को आगे बढ़ाते हैं, यही प्रक्रिया प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन ही हमारी कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ल्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, चार्ल्स डार्विन ने, है ना। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया था बेटा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 100% करेक्ट आंसर, है ना, सी ऑप्शन को यहाँ हम सही लगा देंगे। तो इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब दिया गया है कि दी गई भोजन श्रृंखला में ए के लिए सही विकल्प चुनिए, पादप, कीट, मेंढक, ये बातचीत। जो ए है बेटा, तो उसके लिए इन चारों में से कोई हमें ऑप्शन चूज करना है, यानी कि खरगोश, भेड़िया, नांग और तोता। तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, तो ये देख लो, पादप, कीट, मेंढक, ये बाजील। अब इनमें हमें एक की पहचान करनी है जो मेंढक को खाता है और बाज द्वारा खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में बाज और चील है। तो मेंढक का शिकारी होता है सांप, यानी कि नाग, सांप को बाज खा सकता है इसलिए फिट बैठता है, ठीक है, ये बेटा फिट बैठता है। सो ए की जगह, जो अपना ए है इसकी जगह हमें कुछ फिल करना था तो वो हम अपना नाग कर देंगे, ठीक है, यानी कि सांप, ठीक है। तो पादप खाएगा कीट को, कीट खाएगा पादप को, मेंढक खाएगा कीट को, नांग खाएगा मेंढक को, बाज खाएगा नांग को। तो इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन होगा वो ही इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के तरीके से हमने 8-9 क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी। अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन। हाँ, तो भाई दिया गया है कि कॉपर्स कैलोसम निम्नलिखित को जोड़ता है, तो प्रामस्तिष्क के गोलार्ध को, अनुमस्तिष्क गोलार्ध को, दृष्टि पालियों को या फिर ग्रहण पालियों को, किसको बेटा ये जोड़ता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हमें और हमें बताना भी है इसको। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर्स कैलोसम मस्तिष्क का एक बड़ा तंतुपुट क्या होता है बेटा, नर्व फाइबर बंडल होता है, जो दिमाग के दोनों प्रामस्तिष्क यानी कि सर्वाइवल गोलार्ध यानी कि हेमिस्फेयर्स को जोड़ता है, ठीक है। प्रामस्तिष्क जो मस्तिष्क के आगे का पार्ट होता है उसको प्रामस्तिष्क बोलते हैं।
तो भाई परामस्तिष्क गोलार्ध को क्या करता है, वो जोड़ता है, नहीं कैपर्स कैल्शियम के निम्नलिखित को जोड़ता है परामस्तिष्क के गोलार्ध को। सो ए ऑप्शन इसका 100% क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। भाई फिर से आ गया ये बंदर, ये कितनी बार आएगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने पी बाई क्यू में तीसरी बार इस बंदर को देख लिया है, तो हमें तो ऐसे ही करके इसका आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके। तो अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैम ने जो बात कही है वो 100% सही कही है, क्योंकि पी बाई क्यू में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो भाई यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, पहले सबसे पहला काम है मेरा रिपीटेड लिखना, है ना। यहाँ दिया गया है कि यह तस्वीर एक बंदर की है, वो हमें दिख रहा है, जो उल्टा लटक के केला खा रहा है। क्या खाना उसके पेट तक पहुंच पाएगा, या फिर वो खाएगा और उसके सिर में चला जाएगा, ऐसा होगा क्या। चलिए इसको ऑप्शन ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया है नहीं, क्योंकि जब यह उल्टा लटक रहा है तो केवल श्वास नली खुली रहेगी और खाना उसके फेफड़ों में आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियों से खाना पेट की ओर ले जाने में क्या करती है बेटा, मदद करती हैं, है ना, मदद करेंगी। फिर है कि हाँ, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वह पेट द्वारा अंदर चूस लिया जाता है। और फिर है नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खाने को ऊपर की ओर न जाने नहीं देता। भाई मैंने ग्रेविटी तो पढ़ी हुई है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, बट खाने वाले में नहीं पढ़ी है, खाने वाले मामले में नहीं पढ़ी है कि जो अंदर बॉडी सिस्टम है वो कैसे, वो भी क्या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। पेन है, ये छोड़ दिया तो ये मेरे हाथ में गया, नहीं नीचे की साइड जा रहा है, तो ये तो पढ़ लिया है, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बॉडी के अंदर एक ग्रेविटी नहीं अप्लाई होगी। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, क्या अप्लाई होगा भाई, बी ऑप्शन। इससे पहले भी कर चुके हो तो आना चाहिए, है ना। तो हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियों से खाना को पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगे। इस तरीके से बेटा अपना जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स बंदर लटक के खाए, सीधा खाए, खड़े होके खाए, टेढ़ा होके खाए, कैसे भी खाए, पेट खाना जो है, केला खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो जाएगा तो उसके कहाँ पे, पेट में ही जाएगा, वो कहीं अदर जगह नहीं जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से सही क्रम है। जो मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है और जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो अपनी पीछे से होती है और यहाँ तक पीछे के माइंड तक होती है ना, कमर से लेके। और वो बेटा क्या करती है, माइंड को संदेश करती है, माइंड को मैसेज पहुंचाती है कि हमारे जो बॉडी पार्ट काम करते हैं तो उनको किस टाइम पे कौन सा काम करना है, तो माइंड को मैसेज कर देती है, फिर माइंड एक्टिविटी करता है ना। वैसे मैं हाथ उठा रही हूँ तो ना मेरी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मेरी माइंड तक संदेश पहुंचाया गया है, मैसेज पहुंचाया गया है कि मुझे ये हाथ उठाना है। सो माइंड ने एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ये हाथ उठा लिया। तो इस तरीके से होता है अपना क्या, स्पाइनल कॉर्ड या कुछ भी हो, ठीक है, जो कि हमें क्या करता है बेटा, मदद करता है माइंड तक मैसेज पहुंचाने में और फिर कोई अदर एक्टिविटी करने में। जैसे हम, जैसे कोई चीज गर्म होती है, हम उसको छूते छूते ही जस्ट ऐसे हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमें अगर ये चीज ना होती तो हम कुछ भी कैसे भी छू लेते, कोई गर्म है हम छुए रहते, पकड़े रहते, कोई ठंडा है कुछ भी हम करते। लेकिन ये बेटा इसमें कुछ होती है, ग्रंथियां होती हैं जो कि हमें ये टच करने नहीं देती, है ना, ये हमें खतरे से संकेत दे देती है, खतरे के हमें संकेत दे देती है कि हमें क्या छूना चाहिए, क्या नहीं छूना चाहिए। तो इसी तरीके से अपनी पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। फिर है पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। फिर है अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। फिर है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अंडाशय। तो इसका सही क्रम क्या होगा वो हमें इसमें पूछा गया है। तो बेटा जो इसका सही क्रम होगा वो होगा अपना स्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्वाड्राइन ग्लैंड्स की मस्तिष्क से कमर तक सामान्य स्थिति इस प्रकार की है। फर्स्ट पे अपनी पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, यहाँ पे ग्लैंड लिखा हुआ है, ग्लैंड ग्लैंड ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है। बेटा वो मस्तिष्क के नीचे होती है। फिर उसकी अपनी थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड
गर्दन के आगे होती है, पीयूष ग्रंथि के नीचे होती है। फिर अपनी एड्रिनल ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड तो गुर्दे के ऊपर होती है। फिर अपना अंडाशय यानी कि ओवरी कमर के नीचे होता है ना। अंडाशय कहाँ होता है? कमर के नीचे होता है। सो जिसका सही क्रम है वो इस प्रकार का है कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। हाँ, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अंडाशय, ये हमें दिया गया है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन में हमें ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। सो डी ऑप्शन की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 100% डेफिनेटली करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, दीप्ति वाला, भाई ये कितनी बार कर चुके हैं, हमें तो आने ही लगा है। तो देखिए, दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका का निम्नलिखित नामांकित चित्र बनाया। अपदर्शित कोशिका निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकती है? भाई इसको मैं कैसे छोड़ दूं जब सबके आगे लिखा हुआ है रिपीटेड, क्योंकि मुझे पता था। तो मैं इसको भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं इसमें भी रिपीटेड लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं क्या लिख देती हूँ? रिपीटेड लिख देती हूँ। इसको मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। सो ये देख लो, ऑप्शन देख लो, मादा के अंड से, एक कवक के बीजाणु से, मेंढक के शरीर से, या फिर गाजर के टुकड़े से। सो रिपीटेड है, 2-3 बार कर चुके हैं। सो ऐसे आंख बंद करेंगे और अपना डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, है ना। किस क्या हुआ बेटा, उसने जो देखा तो गाजर के टुकड़े के जैसा उसको दिखा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 100% करेक्ट आंसर, है ना। डी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे कर देते हैं। और इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, तो यदि एक लाल पुष्प वाले समयुग्मजीय पौधे का क्रॉस एक सफेद पुष्प वाले समयुग्मजीय पौधे से कराया जाए तो उत्पन्न संतति होगी। क्या वो सफेद होगी, क्या वो पूरी लाल होगी, या फिर मेन उसका वो आधी सफेद आधी लाल होगी? कैसी होगी? तो देखो, पूरी लाल पुष्प वाली, पूरी सफेद पुष्प वाली, आधी लाल पुष्प वाली, आधी सफेद पुष्प वाली, फिर आधी सफेद पुष्प वाली, आधी लाल पुष्प वाली। क्या होगा भाई? कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी? तो देख लो, लाल फूल मजबूत यानी कि डोमिनेंट रंग है, सफेद फूल कमजोर यानी कि रिसेसिव रंग है। अगर लाल फूल वाले पौधे जो आधे लाल और आधे सफेद जीन लेता है, तो सफेद फूल वाले पौधे से मिलाओ तो बच्चे होंगे आधे लाल फूल वाले प्लस आधे सफेद फूल वाले। तो जवाब होगा अपना आधी लाल फूल वाली और आधी सफेद फूल वाली। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? जो अपना सी ऑप्शन होगा वो ही इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो स्पीड को हमें अच्छे से तरीके से मैनेज करना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम द्वारा संचालित होती है। शाकाहारी से मांसाहारी ऊर्जा हस्तांतरण करने की औसत दक्षता है। और यहाँ पे केमिस्ट्री भी आ गई है। ठीक है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ लेना देना है अपनी बायो से। बायो में क्वेश्चन दिया गया सो मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो फिर 25%, 50%, 10% या फिर 5%, क्या होगा इसका सही आंसर? सो भाई देख लो, जब जानवर शाकाहारी को खाते हैं, है ना, जब जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो शाकाहारी को खाते हैं, तो उनमें से सिर्फ लगभग 10% ऊर्जा अगले जानवर तक पहुंचती है, बाकी ऊर्जा गर्मी बनकर निकल जाती है। कितनी ऊर्जा दूसरे जानवर तक पहुंचती है, कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? स्थानांतरण ही में पूछा गया है, तो वो होता है बेटा अपना 10%, है ना। कितना होता है भाई? 10%, जो कि हमें सी ऑप्शन में शो कर रहा है। तो सी ऑप्शन को ही हम क्या कर देंगे? यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, है ना। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे बेटा? करेक्ट आंसर कर देंगे। और इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो अब हमारा 16 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सोडियम मिलाइए। भाई मैचिंग दी गई है यहाँ पे, है ना। बचपन वाली याद आ गई भाई, मैचिंग मिला के। मुझे एग्जाम में सबसे अच्छा मैचिंग करना ही आता था, नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे आंसर कर दिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ।
ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, डोंट टेक इन पर्सनली, मेरी बात को पर्सनली मत लेना, पढ़ाई पे फोकस कीजिए भाई, है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा ऑक्सिन क्या करता है, फल पकाता है, जो कि हमें ये ऑप्शन में दिया गया। फिर जिब्रेलिन बौनापन दूर करता है। फिर है साइटोकाइनिन, नारियल के पानी में होता है। और एथिलीन यानी कि धान का फूल खिलता है, यानी कि ACBD, है ना। ऑक्सिन अनुवांशिकी, हाँ भाई ये हो जाएगा इसका। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन किसका होगा भाई, ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, बौनापन दूर करता है, सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साइटोकाइनिन नारियल के पानी में होता है, भाई ये इसमें चला जाएगा। और एथिलीन यानी कि धान का फुल सीडलिंग, ठीक है, धान का बेटा फुल सीडलिंग एथिलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें किस में दिया गया है, ABCD, ACBD, हाँ AC और BD, ये डी है भाई, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। सो डी है अपना, है ना। सो डी ऑप्शन ही अपना यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। डी ऑप्शन को क्या कर देंगे हम बेटा, करेक्ट आंसर कर देंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन करते आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक आवर्तबीजीय पुष्प होता है। आवर्तबीजीय बेटा जो फूल वाले पौधे होते हैं, जिनमें फूल होते हैं, पुष्पीय पौधे, जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आवर्तबीजीय पौधे भी कहते हैं। सो वो एक लिंगी होते हैं या फिर उभयलिंगी होते हैं, एक लिंगी या उभयलिंगी या फिर कैलेक्स के बिना। क्या होता है इनमें, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। सो भाई देख लो, आवर्तबीजीय यानी कि मोनोसाइटोवेंडियस, यानी कि फूल वाले पौधे, फूल पौधों के पुष्प होते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं, पुरुष या महिला पुष्प अलग अलग, उभयलिंगी भी हो सकते हैं, पुष्प और महिला रंग एक ही पुष्प में, है ना। जो पुरुष के जनन अंग होंगे वो भी उसी पुष्प में होंगे, उसी फूल वाले पौधे में, और महिला के भी उसी में, यानी कि पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उसी में होंगे। सो एक लिंगी या उभयलिंगी, ए वाले इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन को क्या कर देते हैं बेटा, हम करेक्ट आंसर कर देंगे। और इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अब हमारा 18 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्तनधारियों में निषेचन का स्थल होता है। स्तनधारियों में कहाँ पे निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो नर और मादा युग्मक है वो कहाँ पे उनका शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, तो अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, फिर यानी या फिर डिम्बाही नलिका में, कहाँ पर वो मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, स्तनधारियों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का स्थल होता है डिम्बाही नलिका, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, हिंदी में डिंबवाही नलिका बोला जाता है। यहाँ अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और निषेचन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवेरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने मिलते हैं और इसको क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। चलिए भाई, सो ये हमें यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में, है ना। सो यहाँ पे बेटा हम डी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन को हम करेक्ट आंसर मान लेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, है ना। कहाँ पे बेटा उनका फर्टिलाइजेशन का स्थान, वो है अपना फैलोपियन ट्यूब, यानी कि डिम्बाही नलिका में। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक सामान्य मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, भाई उसमें कितनी होती है, 46, है ना। कितनी होती है बेटा, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। और जो एक्चुअल में वर्क करते हैं वो कितने करते हैं, 22। देखो, सो एक सामान्य मनुष्य यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, एक साधारण आदमी, उसके शरीर में कोशिकाओं की यानी कि सोमेटिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। सो इस प्रकार से हम अपना इसका करेक्ट आंसर कितना कर देंगे, 46 कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे भाई, 46, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को यहाँ पे हम करेक्ट मान लेंगे। चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है किसमें, सो लाइसोसोम में, केंद्रक में, हरित लबक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें वो अनुपस्थित होती है। सो देखो यहाँ पे
दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन किन किन में होती है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। अरे क्लोरोप्लास्ट बेटा, जिसके कारण ना जो होती है वो हरी रहती है, तो उनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है, जिनके कारण वो क्लोरोफिल भी इसको बोलते हैं हम, तो उसी के कारण वो हरी रहती है, जो पत्तियां होती हैं। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हाँ लाइसोसोम सिर्फ एक झिल्ली होती है ना। लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है, इसको हम कट नाम भी नहीं देते। तो लाइसोसोम ही क्या हो जाएगा, इसमें अनुपस्थित होती है दोहरी झिल्ली, वो होती है अपनी लाइसोसोम में, यानी कि कोई ऑप्शन होगा वो इसका डेफिनेटली करेक्ट आंसर हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन यानी कि 21, और इसमें हमें पूछा गया है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा, विषाणु के द्वारा, एंटी अमीबा के द्वारा, या फिर HIV के द्वारा। किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है? मलेरिया सबने सुना होगा, है ना, सबको पता होगा। तो देख लो, मलेरिया एक परजीवी रोग है बेटा। कैसा रोग है? परजीवी, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह मच्छर यानी कि एनोफेलिस के काटने से पैदा होता है, और होता किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है अपने ए ऑप्शन में। ठीक है, ए ऑप्शन में हमें ये दिया गया है प्लाज्मोडियम के द्वारा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब है अपना 22 क्वेश्चन। भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मुझे तो इतना इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये 2023 में भी आया था आई थिंक, तो ये अपना रिपीटेड है ना। रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो हमें अपना वही वाला अपना आंख बंद करके आंसर कर देना है। तो देख लीजिए इसके ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं। खनिज भंडारण, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा, अस्थि मज्जा और में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, या फिर अवशक्तिकरण। और निम्नलिखित में से कंकाल का कार्य क्या नहीं होता? भाई कितनी बार बताएंगे? अविषाक्तीकरण जो अपने कंकाल का है वो कार्य नहीं होता है। ठीक है, कंकाल का क्या नहीं है बेटा? अविषाक्तीकरण। सो डी ऑप्शन हम इसमें भी करेक्ट कर देंगे, है ना। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 23 में है कि विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, भंगुरस्थि, अरिक्तता, या फिर रतौंधी। क्या रोग होता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, विटामिन सी हमें नहीं मिलेगा तो? ठीक है, सो भाई देख लो, विटामिन सी की कमी से होता है भाई, क्या होता है? स्कर्वी होता है ना बच्चों। क्या होता है बेटा? स्कर्वी होता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, घाव न भरना आदि लक्षण होते हैं। जो इनके लक्षण है वो क्या है? कि मसूड़ों में से खून आएगा, जो दांतों के में मसूड़े होते हैं मुंह में, है ना, कमजोरी आएगी, घाव, जो अगर चोट लग जाएगी तो घाव नहीं भरेगा। सो वो अपने स्कर्वी के लक्षण है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसमें ए ऑप्शन इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ये ऑप्शन अपना क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब है हमारे सामने 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ABO रक्त प्रणाली पर ओ रक्त वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। बेटा, जो ओ रक्त वाला प्राणी होता है वो क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है ना। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन वो ले नहीं सकता सबसे, है ना। वो ले नहीं सकता लेकिन सबको डोनेट कर सकता है। ए वाला सर्वदाता माना जाता है। तो केवल ए बी रक्त समूह को, केवल ए व बी रक्त समूह को, केवल ओ रक्त समूह को, या किसी भी रक्त समूह को। तो बेटा, जो अपना ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो सभी को रक्त डोनेट कर सकता है, सभी को रक्तदान कर सकता है। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे डी ऑप्शन क्या कर देंगे? करेक्ट आंसर देंगे। सो डी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लगा देते हैं, और इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सो भाई देखो, ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली के अनुसार ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होते, इसलिए इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ रक्त समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ए बी या फिर ओ, किसी भी रक्त समूह को, एनीथिंग एनीवेयर, है ना। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो कहीं भी किसी भी जगह
किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है वो, बट वो ले नहीं सकता किसी का भी, ठीक है। वो डोनेट कर सकता है, वो दे सकता है। तो इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन आ गया। भाई देखो, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमने 23 के पेपर में ऑलरेडी कर लिया है। सो मैं इसको भी ऐसे जाने नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं रिपीटेड यहाँ पे इसकी बेइज्जती कर दूंगी। मैंने यहाँ पे इसकी बेइज्जती कर दी है। और क्वेश्चन दिया गया है, समवर्ती अंग होते हैं तो समान कार्य एवं भिन्न उत्पत्ति वाले, भिन्न कार्य एवं उत्पत्ति वाले, समान कार्य एवं उत्पत्ति वाले, या फिर केवल जंतुओं में मिलते हैं। सो ये कैसे अंग होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। सो समवर्ती अंग एक जैसे काम अलग अलग, जैसे इंसान का हाथ, पक्षी का पंख। इंसान का हाथ समवर्ती अंग वो अंग होते हैं जो होते हैं, शारीरिक संरचना हमारी है, हमारी या किसी भी जीव जंतु की, जी ठीक है। जैसे हमारा हाथ है तो हम इससे काम करते हैं, पक्षी अपने पंखों से उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, देखा भी होगा, मैं उड़ के थोड़ी बताऊंगी। सो देखो भाई, ये क्या करते हैं, इनका अलग अलग काम है। सो देखो, भिन्न कार्य एवं उत्पत्ति वाले, उत्पत्ति तो है लेकिन कार्य क्या है बेटा, डिफरेंट है ना। कार्य इनका अलग अलग है, ठीक है। कार्य कैसा है भाई, अलग अलग है। इसलिए जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। हाँ भाई, अब दिया गया है, फिर से मैचिंग दी गई है। मैचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब करती हूँ, आपको भी लगता होगा। सो सही निम्नलिखित कॉलम की सही जोड़ी को मिलाइए, केंचुआ, मनुष्य, मेंढक और कीट, है। इसको हमें सही करना है। तो यार है अपने सामने चार ऑप्शन, यानी कि केंचुआ, मनुष्य, मेंढक और कीट। तो बेटा जो केंचुआ होता है उसके पास वो अपने शरीर से सांस लेता है, जो उसकी स्किन होती है वो उससे सांस लेता है। इसके रिगार्डिंग इसका हो जाएगा अपना क्यूटेनियस, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। फिर है बेटा अपना मनुष्य, मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य अपनी कैसे सांस लेता है, गलफड़े, यानी कि जो गाल होते हैं वो सांस लेगा, वायु को अंदर प्रवेश करने देगा, फिर फेफड़ों तक पहुंच पाएगी, फेफड़ों तक। तो देखो यहाँ पे दिया गया है गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। तो भाई मानव जो मनुष्य होता है, हम ह्यूमंस होते हैं, वो इस तरीके से सांस लेते हैं, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिया गया है। फिर अपना मेंढक, मेंढक धरती में भी रहता है और पानी में भी रहता है। सो बेटा उसका क्या हो जाएगा, पल्मोनी, ठीक है। और जो कीट होता है ना, कीट में फेफड़े नहीं होते लेकिन छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वो सांस लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है। सो जो कीट होगा उसका होगा ट्रेकिया, है ना, क्या हो जाएगा ट्रेकिया। सो इसी तरीके से डी बी ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेना, देख लेना ध्यान से, है ना। सो बेटा जो कौन सा आंसर अपना करेक्ट होगा वो अपना होगा डी बी ए सी। तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अब अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि श्वसन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है, क्योंकि भाई रीजन पूछ लिया इनने, बड़े खतरनाक हैं पेपर बनाने वाले। तो CO2 गैस कार्बोनेट की चट्टान बनाती है, CO2 गैस बफर है, CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित हो जाती है, CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण के समय विखंडित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा श्वसन में CO2 निकलती है लेकिन फिर भी वातावरण में इसकी क्योंकि पौधे CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में करते हैं, है ना, जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, है ना, और उसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो इस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस है। सो अब कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे, वो करेंगे हम भाई अपना कौन सा सी ऑप्शन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट को में परिवर्तित हो जाती है ना, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल और सूर्य का प्रकाश, तो वो एक प्रक्रिया करेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उसके द्वारा वो भोजन बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज बना लेंगे, उसी से पेड़ पौधों को एनर्जी मिल जाती है। और वो बेटा वो सेल्फ डिपेंड होते हैं ना, वो हमारे जैसे नहीं होते कि पेड़ों से सब्जी तोड़ ली, यहाँ से तोड़ ली, वहां से तोड़ ली और खा ली, है ना, वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं नेचुरल चीजों से, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे। और इसी के साथ हम
अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो जो FSH और LH हार्मोन होता है वो मिलाकर क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन या फिर गोनोट्रोपिक हार्मोन या फिर न्यूरो हार्मोन या फिर तनाव रोधी हार्मोन, क्या कहते हैं हम इन हार्मोन्स को? चलिए तो एक्सप्लेनेशन से इसको समझ लेते हैं भाई क्या कहा जाता है। तो देख लो, ध्यान से देखना भाई। तो FSH यानी कि फॉलिकल सिस्टोमेटिक हार्मोन और LH ल्यूटाइनेजिंग हार्मोन दोनों मिलकर कहलाते हैं गोनोट्रोपिक हार्मोन, है ना, क्योंकि अंडाशय यानी ओवरी को वृषण टेस्टिस पर असर डालते हैं, है ना। ये कहलाते क्या है? गोनोट्रोपिक हार्मोन। तो हम इनमें क्या आंसर करेक्ट कर देंगे? वो करेंगे हम इनमें अपना बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो FSH और LH हार्मोन है उनको मिलाकर क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। उसका हमने रीजन भी पढ़ लिया है क्यों कहा जाता है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन किसमें पाए जाते हैं? वर्णक है बेटा, है ना, वर्णक है। रक्त में यानी कि ब्लड में, पित्ररस में, पित्ररस पाए जाते हैं यकृत में यानी कि लीवर में, है ना, और ये पाया जाता है ब्लड में, है ना, ब्लड में, या फिर अग्नाशयी लस में या फिर लार में, किस में पाया जाता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो वर्णक, ठीक है। तो चलिए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों पिगमेंट्स यानी कि वर्णक होते हैं जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनते हैं। आरबीसी के यानी कि रेड ब्लड सेल्स के, आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनते हैं। ये दोनों मुख्य रूप से पित्त रस में पाए जाते हैं यानी कि बाइल जूस में, ठीक है। पित्त रस कहाँ पाया जाता है? यकृत में, लीवर में, है ना। यकृत को ही क्या कहा जाता है बेटा? लीवर कहा जाता है। तो पित्त रस में पाया जाता है, तो इसका हम जो करेक्ट आंसर करेंगे वो करेंगे आपका पित्त रस। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कुछ कंडीशंस में इसका बी ऑप्शन ही क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर। चलिए तो इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारा भोजन और पानी का उच्च पादपों में संचरण क्रमशः होता है। पादप होते बेटा अपने हरे पौधे, हरे पौधों को क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम और जाइलम द्वारा, केवल फ्लोएम द्वारा एवं या फिर केवल जाइलम द्वारा। तो क्या होगा भाई इसमें? तो देख लो, उच्च पादपों यानी कि हायर प्लांट्स में भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ का संचालन होता है फ्लोएम द्वारा और पानी का संचालन होता है जाइलम द्वारा, ठीक है। तो इनमें किसका संचालन होता है? फ्लोएम जाइलम दोनों का। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, बी ऑप्शन में हमें यहाँ पे शो कर रहा है, देखो, फ्लोएम और जाइलम द्वारा, यानी कि फ्लोएम खाना देगा, जाइलम जल देगा यानी कि पानी देगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर कर देंगे, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कर देंगे। और चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? उदर में, मुख गुहा में, भोजन नलिका में या फिर छोटी आंत में? कहाँ पे इसका पूरा पाचन यानी इसको पूरा अच्छे तरीके से कहाँ पे पचाया जाता है वो हमें पूछा गया है। देखो भाई कहाँ पे पचाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड का मुख्य और संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में किया जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे छोटी आंत हमें कहाँ पे दी गई है? हाँ 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 हाँ, डी ऑप्शन में हमें दी गई है। ये तीनों नहीं होंगे लेकिन ये अपना हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे, है ना। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन ही होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मुख्य मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है जो बनता है कहाँ से? फेफड़ों में, त्वचा में, यकृत में या फिर वृक्क में? भाई इसका उत्सर्जन बहुत जरूरी होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है और हानिकारक भी पदार्थ माना जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसका हम उत्सर्जन भी कर देते हैं। तो क्या वो बनता कहाँ पे? देखो, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया बनता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ बनता है बेटा? यकृत में यानी कि लीवर में बनता है ना। कहाँ पे बनता है? यकृत में, लीवर में बनता है।
वो हमें यकृत कहाँ पे दिया गया है? लंग्स में भी नहीं, स्किन में नहीं, वृक्क में नहीं, कहाँ पे? यकृत में। ठीक है, यकृत में बनता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर कर देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा धमनियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना? धमनियों के संबंध में सो रक्त को हृदय से दूर मोटी भित्ति व बाल वाली, हृदय को रक्त से दूर मोटी भित्ति व बिना बाल वाली, रक्त को हृदय की तरफ पतली भित्ति व बाल वाली, रक्त को हृदय की तरफ पतली भित्ति बिना बाल वाली। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखो भाई, धमनियां यानी कि आर्टेरीज के बारे में सही बातें हैं। रक्त हृदय से दूर ले जाती हैं, इनकी भित्ति मोटी और मजबूत होती है, बाल्ब नहीं होती, बाल्ब केवल सिराओं में होती है। सो मोटी होगी लेकिन बाल्ब नहीं होगी। ठीक है, उनकी भित्ति बेटा कैसे होगी? मोटी होगी बट बाल्ब नहीं होगी। सो वो हमें इस ऑप्शन में चूज करना है, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। देखो ध्यान से देखना, हमें बी ऑप्शन में यही चीज दी गई है कि रक्त को हृदय से दूर मोटी भित्ति पर बिना बाल्ब वाली। सो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और ये अपना क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट आंसर है ना। इसको यहाँ से करके हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे सामने 34 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है ना। आई होप कि आप लोगों को आ जाना चाहिए और आई थिंक सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों को भी आता होगा। सो वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बार मंडल में? सो भाई इसका भी आंख बंद करके समताप मंडल कर दो, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पता भी है ऑलरेडी। तो ज्यादा दिमाग में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जब पता है और हमें 100% डेफिनेटली अच्छा ही पता है, बिल्कुल करेक्ट पता है, सो हमें इसका ऐसे ही आंसर कर देना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समताप मंडल में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो 35 में है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो 7.5 होता है, 6 होता है, 10.0 या फिर 2.0। सो भाई क्या होता है? चलिए इसको समझ लेते हैं। सो मनुष्य के मूत्र का सामान पीएच मान लगभग 6 होता है, यानी हल्का अम्लीय। कितना होता है भैया? लगभग 6 होता है। ठीक है, आ गया समझ में? आप तो नहीं बोलोगे कि मैम पता ही नहीं था, मैंने तो कभी किया ही नहीं था। ये नहीं बोलना है, 6 अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, सो बी ऑप्शन में यहाँ पे इसको करेक्ट कर देंगे, है ना। जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस थे। सो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफी टाइम भी हो गया है, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। देखो भाई, तो यहाँ पे आ गया है मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का है, प्रभाविता का, स्वजन अपव्यूहन का या फिर बहुजीनी वंशागति का। ये तो है ही नहीं, सिर्फ उनके 3 नियम है। सो इनमें से दूसरा नियम कौन सा है? दूसरे नंबर का नियम कौन सा है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, जो पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का है अपना फर्स्ट वाला नियम, पृथक्करण का सेकंड वाला और स्वजन अपव्यूहन का थर्ड वाला नियम है। इसी तरीके से दूसरा नियम पूछा गया था, तो वो है बेटा अपना पृथक्करण का नियम। बट इन नियम में होता क्या क्या है, तो देख लो ध्यान से एक बार। पृथक्करण का नियम, दो अलग अलग लक्षणों के लिए जीन अलग अलग होते हैं। भाई ये क्या कहता है अपना पृथक्करण का नियम? किसके पृथक्करण का नियम? मेंडल जी के पृथक्करण का नियम, है ना, जो कि सेकंड नंबर पे है। मेंडल जी के नियम। भाई जी क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे? मैं जी हटा देती हूँ, है ना, इतनी इज्जत नहीं देनी है। तो वही मेंडल, इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। सो दो अलग अलग लक्षणों के जीन अलग अलग होते हैं, पृथक्करण का नियम और दिया किसने? मेंडल का नियम है। और ये कैसा बेटा? दूसरा नंबर वाला। ए है अपना पहला नंबर, ए है अपना तीसरा नंबर, है ना। और ये बेटा बहुजीनी वंशागति का नियम, ये लक्षण कई जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, अपने मेंडल जी का नहीं है। ठीक है, इसका नहीं है बेटा, मेंडल जी का। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन को दबा सकता है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और फिर अपना श्वसन अपव्यूहन का नियम, स्वयं के अलग अलग लक्षणों के लिए जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, ये भी सही है ना। बट यहाँ पे हमें सेकंड नियम पूछा गया था, द्वितीय यानी कि दूसरा नियम। तो वो है बेटा अपना पृथक्करण का नियम, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को सही टिक करके
बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये ऑप्शन को सही करके बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब है हमारे सामने 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोकाइनेज उपस्थित होता है? पित्त रस में, आंत रस में, अग्नाशयी रस में, अग्नाशय रस में, या फिर अग्नाशयी हार्मोन में, किसमें पाया जाता है? तो देख लो भाई यहाँ पे ध्यान से। तो जो एंट्रोकाइनेज होता है, एक एंजाइम है। क्या है बेटा? एंजाइम आंतरस में पाया जाता है। यह एंजाइम अग्नाशय के प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोटीनोजन को सक्रिय करता है। कहाँ पे पाया जाता है? अग्नाशय में। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन होगा, यानी कि अग्नाशय रस में। तो सी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट करके इसमें टिक मार के हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब अपना 38 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक द्रव्य रंगहीन होता है? प्लाज्मा, लसिका, सेरेब्रा स्पाइनल द्रव्य, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होते हैं भाई इनमें से? शारीरिक द्रव्य रंगीन होते हैं। तो देख लो ध्यान से, सभी दिए गए शारीरिक द्रव्य रंगीन होते हैं। प्लाज्मा, लसिका, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, ये सारे बेटा रंगीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर करेंगे वो करेंगे अपना डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर देंगे, है ना। और इन सबको, ये सारे ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। डी को यहाँ पे करेक्ट करके बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा 39 क्वेश्चन। हाँ, तो व्यक्त करके 5 जगत वर्गीकरण में से किसमें यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है? इसमें भी मैं रिपीटेड लगाना नहीं छोड़ूंगी, है ना। ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हम 24 और 23 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमें आना चाहिए। अब हमारा ऑप्शन है कि 5 में से केवल 2 जगत में, फिर है 5 जगत में से केवल 3 में, फिर है 5 जगत में से 4 में, और है सभी पांचों जगत में। सो जो अपना व्यक्त करके 5 जगत वर्गीकरण में उनने कितने यूकेरियोटिक जीवों को रखा था? तो 5 जगत में से 4 में। ठीक है, जो उनके 5 जगत थे, सो उनमें से उन्होंने 4 जगत में सिर्फ यूकेरियोटिक जीवों को रखा था। सो इसमें हम सी ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 40 नंबर वाला। सो यहाँ पे दिया गया है कि कैप्स चक्र, कैप्स चक्र होता है जो, है ना, कैप्स चक्र में निर्माण होता है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है ग्लाइकोजन से लैक्टिक अम्ल का, या फिर ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का। इसका यहाँ पे निर्माण होता है ना, कौन बनता है? तो देख लो ध्यान से, कैप्स चक्र में होता है, क्या होता है? कैप्स चक्र में होता है अपना पायरुविक अम्ल से ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? एनर्जी, है ना। क्या बनती है भाई? एनर्जी बनती है। सुखाना ग्लूकोज टूटकर पायरुविक अम्ल बनाता है, फिर कैप्स चक्र में वो ऊर्जा में बदल जाता है। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? वो होगा अपना कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें सेम चीज दी गई है, तो हम इसको बी ऑप्शन को ही करेक्ट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इसलिए जो बी ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। इसी के साथ 1 से लेके 40 तक के हमने सारे 40 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो होप करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो होप करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलती हूँ एक नई क्लास में। बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय ऑल, टेक केयर।